मान्यवर, आदेश हो तो निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्वाचित राष्ट्रपति की घोषणा को पढ़ा जाए। यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा भारत के राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है और यतः श्री प्रणब मुखर्जी की पदावधि की समाप्ति वर्ष 2017 के जुलाई मास के 24वें दिन तदनुसार शक संवत 1939 के श्रावण मास के दूसरे दिन होनी है और यतः भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए संविधान तथा राष्ट्रीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 के प्रावधानों और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबंधों के अनुसार करा लिया गया है तथा इसका परिणाम घोषित कर दिया गया है। अतः अब भारत निर्वाचन आयोग ये प्रमाणित करता है कि वर्ष 2017 के जुलाई मास में के 20वें दिन तदनुसार शक संवत 1939 के आषाढ़ मास में के 29वें दिन को श्री रामनाथ जी कोविंद भारत के राष्ट्रपति पद के लिए विधिवत रूप से निर्वाचित हो गए हैं। भारत गणराज्य के 68वें वर्ष में हमारे हस्ताक्षर और भारत निर्वाचन आयोग की मोहर से आज वर्ष 2017 के जुलाई मास के 20वें दिन तदनुसार शक संवत 1939 के आषाढ़ मास के 29वें दिन को जारी किया गया। शपथ। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि रामनाथ कोविंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। Congratulations. Thank you, sir.
मान्यवर, आपका आदेश हो तो आपके पद ग्रहण की उद्घोषणा की जाए और उसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए। इसकी सूचना प्रमुख सेना केंद्रों तथा विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों, राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों को भेजी जाए। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भी सूचना तथा आवश्यक आदेश जारी करने हेतु भेजा जाए। आदरणीय श्री प्रणब मुखर्जी जी, श्री हामिद अंसारी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, न्यायमूर्ति श्री जे.एस. खेहर जी, एक्सेलेंसीज, संसद के सम्मानित सदस्यगण, देवियों, सज्जनों और मेरे देशवासियों, मुझे भारत के राष्ट्रपति पद का दायित्व सौंपने के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं पूरी विनम्रता के साथ इस पद को ग्रहण कर रहा हूं। यहां सेंट्रल हॉल में आकर मेरी कई पुरानी स्मृतियां ताजा हो गई हैं। मैं संसद का सदस्य रहा हूं और इसी सेंट्रल हॉल में मैंने आप में से कई लोगों के साथ विचार विनिमय किया है। कई बार हम सहमत होते थे, कई बार असहमत, लेकिन इसके बावजूद हम सभी ने एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना सीखा। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। मैं एक छोटे से गांव में मिट्टी के घर में पला बढ़ा हूं। मेरी यात्रा बहुत लंबी रही है, लेकिन ये यात्रा अकेले सिर्फ मेरी नहीं रही है। हमारे देश और हमारे समाज की भी यही गाथा रही है। हर चुनौती के बावजूद हमारे देश में संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल मंत्र का पालन किया जाता है और मैं इस मूल मंत्र का सदैव पालन करता रहूंगा। मैं इस महान राष्ट्र के 125 करोड़ नागरिकों को नमन करता हूं और उन्होंने मुझ पर जो विश्वास जताया है उस पर खरा उतरने का मैं वचन देता हूं। मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और मेरे पूर्ववर्ती श्री प्रणब मुखर्जी, जिन्हें हम स्नेह से प्रणबदा कहते हैं, जैसी विभूतियों के पद चिन्हों पर चलने जा रहा हूं। साथियों, हमारी स्वतंत्रता महात्मा गांधी के नेतृत्व में हजारों स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों का परिणाम थी। बाद में सरदार पटेल ने हमारे देश का एकीकरण किया। हमारे संविधान के प्रमुख शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हम सभी में मानवीय गरिमा और गणतांत्रिक मूल्यों का संचार किया। वे इस बात से संतुष्ट नहीं थे कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही काफ़ी है। उनके लिए हमारे करोड़ों लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता के लक्ष्य को पाना भी बहुत महत्वपूर्ण था। अब स्वतंत्रता मिले 70 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। हम 21वीं सदी के दूसरे दशक में हैं, वो सदी जिसके बारे में हम सभी को भरोसा है कि ये भारत की सदी होगी। भारत की उपलब्धियां ही इस सदी की दिशा और स्वरूप तय करेंगी। हमें एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जो आर्थिक नेतृत्व देने के साथ ही नैतिक आदर्श भी प्रस्तुत करे। हमारे लिए ये दोनों मापदंड कभी अलग नहीं हो सकते। ये दोनों जुड़े हुए हैं और इन्हें हमेशा जुड़े ही रहना होगा। साथियों, देश की सफलता का मंत्र उसकी विविधता है। विविधता ही हमारा वो आधार है
जो हमें अद्वितीय बनाता है। इस देश में हमें राज्यों और क्षेत्रों, पंथों, भाषाओं, संस्कृतियों, जीवन शैलियों जैसी कई बातों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। हम बहुत अलग हैं, लेकिन फिर भी एक हैं और एकजुट हैं। 21वीं सदी का भारत ऐसा भारत होगा जो हमारे पुरातन मूल्यों के अनुरूप होने के साथ चौथी औद्योगिक क्रांति को भी विस्तार देगा। इसमें न कोई विरोधाभास है और न ही किसी तरह के विकल्प का प्रश्न उठता है। हमें अपनी परंपरा और प्रौद्योगिकी, प्राचीन भारत के ज्ञान और समकालीन भारत के विज्ञान को साथ लेकर चलना है। एक तरफ जहां ग्राम पंचायत स्तर पर सामुदायिक भावना से विचार विमर्श करके समस्याओं का निस्तारण होगा, वहीं दूसरी तरफ डिजिटल राष्ट्र हमें विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचने में सहायता करेगा। ये हमारे राष्ट्रीय प्रयासों के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। राष्ट्र निर्माण अकेले सरकारों द्वारा नहीं किया जाता। सरकार सहायक हो सकती है, वो समाज की उद्यमी और रचनात्मक प्रवृत्तियों को दिशा दिखा सकती है, प्रेरक बन सकती है। राष्ट्र निर्माण का आधार है राष्ट्रीय गौरव। हमें गर्व है भारत की मिट्टी और पानी पर। हमें गर्व है भारत की विविधता, सर्वधर्म समभाव और समावेशी विचारधारा पर। हमें गर्व है भारत की संस्कृति, परंपरा एवं अध्यात्म पर। हमें गर्व है देश के प्रत्येक नागरिक पर। हमें गर्व है अपने कर्तव्यों के निर्वहन पर और हमें गर्व है हर छोटे से छोटे काम पर जो हम प्रतिदिन करते हैं। साथियों, देश का हर नागरिक राष्ट्र निर्माता है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति भारतीय परंपराओं और मूल्यों का संरक्षक है और यही विरासत हम आने वाली पीढ़ियों को देकर जाएंगे। देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले और हमें सुरक्षित रखने वाले सशस्त्र बल राष्ट्र निर्माता हैं। जो पुलिस और अर्धसैनिक बल आतंकवाद और अपराधों से लड़ रहे हैं, वो राष्ट्र निर्माता है। जो किसान तपती धूप में देश के लोगों के लिए अन्न उपजा रहा है, वो राष्ट्र निर्माता है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि खेत में कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं भी काम करती हैं। जो वैज्ञानिक 24 घंटे अथक परिश्रम कर रहा है, भारतीय अंतरिक्ष मिशन को मंगल तक ले जा रहा है या किसी वैक्सीन का आविष्कार कर रहा है, वो राष्ट्र निर्माता है। जो नर्स या डॉक्टर सुदूर किसी गांव में किसी मरीज की गंभीर बीमारी से लड़ने में उसकी मदद कर रहे हैं, वो राष्ट्र निर्माता है। जिस नौजवान ने अपना स्टार्टअप शुरू किया है और अब स्वयं रोजगार दाता बन गया है, वो राष्ट्र निर्माता है। ये स्टार्टअप कुछ भी हो सकता है। किसी छोटे से खेत में आम से अचार बनाने का काम हो, कारीगरों के किसी गांव में कारपेट बुनने का काम हो या फिर कोई लेबोरेटरी जिसे बड़ी स्क्रीनों से रोशन किया गया हो। वो आदिवासी और सामान्य नागरिक जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में हमारे पर्यावरण, हमारे वनों, हमारे वन्य जीवन की रक्षा कर रहे हैं। और वे लोग जो नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व को बढ़ावा दे रहे हैं, वे राष्ट्र निर्माता हैं। वो प्रतिबद्ध लोक सेवक जो पूरी निष्ठा के साथ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, कहीं पानी से भरी सड़क पर ट्रैफिक को नियंत्रित कर रहे हैं, कहीं किसी कमरे में बैठकर फाइलों पर काम कर रहे हैं, वे राष्ट्र निर्माता हैं। वे शिक्षक जो निस्वार्थ भाव से युवाओं को दिशा दे रहे हैं, उनका भविष्य तय कर रहे हैं, वो राष्ट्र निर्माता हैं। वे अनगिनत महिलाएं जो घर पर और बाहर तमाम दायित्व निभाने के साथ ही अपने परिवार की देख रेख कर रही हैं, अपने बच्चों को देश का आदर्श नागरिक बना रही हैं, वे राष्ट्र निर्माता हैं। साथियों, देश के नागरिक ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। उन प्रतिनिधियों में अपनी आस्था और उम्मीद जताते हैं। नागरिकों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए यही जनप्रतिनिधि अपना जीवन राष्ट्र की सेवा में लगाते हैं। लेकिन हमारे ये प्रयास सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है। सदियों से भारत ने वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है के दर्शन पर भरोसा किया है। ये उचित होगा कि अब भगवान बुद्ध की ये धरती शांति की स्थापना
और पर्यावरण का संतुलन बनाने में विश्व का नेतृत्व करे। आज पूरे विश्व में भारत के दृष्टिकोण का महत्व है। पूरा विश्व भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपराओं की तरफ आकर्षित है। विश्व समुदाय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए हमारी तरफ देख रहा है, चाहे आतंकवाद हो, काले धन का लेन देन हो या फिर जलवायु परिवर्तन। वैश्विक परिदृश्य में हमारी जिम्मेदारियां भी वैश्विक हो गई हैं। यही भाव हमें हमारे वैश्विक परिवार से, विदेश में रहने वाले मित्रों और सहयोगियों से, दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में रहकर अपना योगदान दे रहे प्रवासी भारतीयों से जोड़ता है। यही भाव हमें दूसरे देशों की सहायता के लिए तत्पर करता है, चाहे वे अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का विस्तार करना हो या फिर प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले सहयोग के लिए आगे आना हो। एक राष्ट्र के तौर पर हमने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन इससे भी और अधिक ज्यादा करने का प्रयास और बेहतर करने का प्रयास और तेजी से करने का प्रयास निरंतर होते रहना चाहिए। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्ष 2022 में देश अपनी स्वतंत्रता के 75वें साल का पर्व मना रहा होगा। हमें इस बात का लगातार ध्यान रखना होगा कि हमारे प्रयास से समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति के लिए और गरीब परिवार की उस आखिरी बेटी के लिए भी नई संभावनाएं और नए अवसरों के द्वार खुलें। हमारे प्रयत्न आखिरी गांव के आखिरी घर तक पहुंचने चाहिए। इसमें न्याय प्रणाली के हर स्तर पर तेजी के साथ कम खर्च पर न्याय दिलाने वाली व्यवस्था को भी शामिल किया जाना चाहिए। साथियों, इस देश के नागरिक ही हमारी ऊर्जा का मूल स्रोत है। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि राष्ट्र की सेवा के लिए मुझे इन लोगों से इसी प्रकार निरंतर शक्ति मिलती रहेगी। हमें तेजी से विकसित होने वाली एक मजबूत अर्थव्यवस्था, एक शिक्षित, नैतिक और साझा समुदाय, समान मूल्यों वाले और समान अवसर देने वाले समाज का निर्माण करना होगा। एक ऐसा समाज जिसकी कल्पना महात्मा गांधी और दीनदयाल उपाध्याय जी ने की थी। ये हमारे मानवीय मूल्यों के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये हमारे सपनों का भारत होगा, एक ऐसा भारत जो सभी को समान अवसर सुनिश्चित करेगा। ऐसा ही भारत 21वीं सदी का भारत होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। Respected Rashtrapati Ji, you have just addressed the members of Parliament. With your permission, I will read the first and the last paragraphs of the English version of the address. The rest should be considered as read. Respected Shri Pranab Mukherjee Ji, respected Shri Narendra Modi Ji, Shrimati Sumitra Mahajan Ji, Shri Justice J.S. Kher Ji, Excellencies, Honourable Members of Parliament, ladies and gentlemen, and fellow citizens. I thank you for electing me to the responsibility of the President of India, and I enter this office with all humility. Coming here to Central Hall has brought back so many memories. I have been a Member of Parliament, and here in this very Central Hall have had discussions with many of you. Often we agreed, sometimes we disagreed, but we learned to respect each other, and that is the beauty of democracy. We need to sculpt high growth economy and educated, ethical and shared community and an egalitarian society as envisioned by Mahatma Gandhi and Deen Dayal Upadhyay Ji. These are integral to our sense of humanism. This is the India of our dreams, an India that will provide equality of opportunities. This will be the India of the 21st century. Thank you very much. Jai Hind, Vande Mataram.
मान्यवर, आपका आदेश हो तो अब समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। देश के 14वें राष्ट्रपति बन गए हैं रामनाथ कोविंद, और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सभी मुबारकबाद देते हुए रामनाथ कोविंद को, नए महामहिम रामनाथ कोविंद। देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, सभी से वो मुलाकात करते हुए, सभी उन्हें बधाई देते हुए। यहां पर पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की भी मौजूदगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह, लालकृष्ण आडवाणी, देखिए सिर झुकाकर कैसे उन्हें प्रणाम किया, उन्होंने भी बधाई दी। मुरली मनोहर जोशी, वेंकैया नायडू और उनके ठीक दाहिनी तरफ सोनिया गांधी इस वक्त मौजूद हैं, हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए। यहां पर देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जिन्होंने संविधान की रक्षा की शपथ ली है। मुलायम सिंह यादव से वो मुलाकात करते हुए, नीतीश कुमार से देखिए हाथ फैलाकर उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया और मुलाकात की। अभिवादन सभी का एक एक करके स्वीकार करते हुए यहां पर देश के नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, और ये भी हमारी परंपरा का हिस्सा है। जब राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति नीचे उतरते हैं और उसके बाद सभी से मुलाकात करते हैं। सभी ने उन्हें बधाइयां भी दी हैं और सभी देखिए केंद्रीय कक्ष यानी कि सेंट्रल हॉल की ये तस्वीरें हैं, अपनी अपनी जगहों पर खड़े हैं और तब तक खड़े रहेंगे जब तक यहां से राष्ट्रपति केंद्रीय कक्ष से बाहर नहीं निकल जाते हैं। उनके साथ चीफ जस्टिस जे.एस. खेहर की मौजूदगी है। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी आपको दिखाई दे रहे हैं। सुमित्रा महाजन, लोकसभा के स्पीकर, यानी कि सभी जिन लोगों ने स्वागत किया, अब वो उनको बाहर गेट तक छोड़ने के लिए भी जाएंगे। और अब आगे रामनाथ कोविंद हैं और उनके ठीक पीछे प्रणब मुखर्जी हैं। ये परंपरा भी है, देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजमान होने के बाद जो व्यक्ति होता है उसको सबसे आगे चलने का अधिकार खुद ब खुद मिल जाता है। और इस लिहाज से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस वक्त आगे की ओर बढ़ते हुए, और कुछ देखिए वहां पर लोग मौजूद हैं जो अपने मोबाइल में इन तस्वीरों को कैद भी करना चाहते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस वक्त केंद्रीय कक्ष से बाहर निकलते हुए हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया है, क्योंकि वहां पर न सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा के सांसद मौजूद हैं, बल्कि अलग अलग हिस्सों से यानी कि अलग अलग राज्यों से आए राज्यपालों की मौजूदगी है, मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी है। सभी से मिल पाना नहीं हो पाता मुमकिन, शायद यही वजह है कि जाते वक्त उन्होंने हाथ हिलाया। और अब केंद्रीय कक्ष से बाहर निकलते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। और यहां पर देखिए प्रणब मुखर्जी ने भी उनसे कहा कि आप आगे चलिए। उनके ठीक आगे जस्टिस जे.एस. खेहर, जिन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है, 44वें चीफ जस्टिस जो उनके ठीक आगे हैं, और उनकी बाईं तरफ लोकसभा की स्पीकर सुमित्रा महाजन।
जितनी भी औपचारिकताएं थी वो सारी औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं और अब केंद्रीय कक्ष से बाहर जाते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। जल्दी जल्दी दो लाइन में मैं चाहूंगी टिप्पणी। सबसे पहले राजकिशोर, इन तस्वीरों को देखकर क्या कहेंगे आप, और रामनाथ कोविंद की एक बड़ी बात जो उन्होंने अपने भाषण में कही। देखिए, मुझे सबसे पहले तो जो आपने कही इस अवसर को, तो डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी की पंक्ति है कि कल थे पश्चाताप उल्हाने आज उमंगों की बारी है। यह सप्ताह का प्रथम दिवस है, मेरे मन हुलास मत खोना। कल थे पश्चाताप उल्हाने आज उमंगों की बारी है। कल थी अंतहीन पिपासा आज उत्सव की तैयारी है। तो उत्सव तो मन ही गया है। और बाकी मुझे लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो विविधता की जो बात की उन्होंने, वो सबसे जरूरी है। लगातार प्रहार जो है विपक्ष की तरफ से और तमाम सामाजिक संगठनों की तरफ से सरकार के आने के बाद, मोदी सरकार के आने के बाद से देश की डायवर्सिटी को लेकर ही, विविधता को लेकर हो रहा है। तो मुझे लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बाकी भाषण ऐसा ही लग रहा था जैसे राष्ट्रपति का अभिभाषण हर संसदीय सत्र के पहले होता है या 15 अगस्त 26 जनवरी को प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के भाषण होते हैं। विजय, यहाँ पर आपसे मैं जानना चाहूंगी, शुद्ध हिंदी में शक संवत का जिक्र किया गया और उसके बाद उन्होंने हिंदी में पद और गोपनीयता की, संविधान की रक्षा की शपथ ली। अगर पिछले हम कुछ राष्ट्रपति जिस रूप में शपथ लेते हैं, अगर उससे तुलना करके देखें तो क्या अलग नजर आया आपको? संवत का पहले भी होता रहा है। नहीं, ये इस तरह की ये एक परंपरा का हिस्सा है। शपथ उसी अंदाज में ली गई है और पद की शपथ है। इसमें गोपनीयता की शपथ मेरे ख्याल से नहीं रहती है। इसमें पद की शपथ ली गई है। और जहां तक उनके राष्ट्रपति के अभी हम जो दृश्य देख रहे थे, अब प्रणब मुखर्जी इतिहास हो गए हैं और रामनाथ कोविंद है वो वर्तमान है। तो इस सच को सबको मान के चलना पड़ेगा। एक जय श्री राम का नारा भी वहां लगा है संसद के अंदर। और जहां तक भाषण की बात है, मैं राजकिशोर जी से सहमत हूं कि सबसे बड़ी बात मुझे यही लगी उनके भाषण की, जब उन्होंने कहा कि जब मैं संसद का सदस्य था तो आपस में सहमत भी होते थे, असहमत भी होते थे, लेकिन एक साथ रहते थे। तो जो ये असहमति और सहमति, लोकतंत्र के लिए हर चीज पर सहमत होना जरूरी नहीं है। असहमति के बीच में सहमति को उसका प्रति सम्मान रखना, ये जो देश भर में पिछले 1-2 साल में चल रहा है, उसको लेकर जो राष्ट्रपति की एक बड़ी टिप्पणी है नए राष्ट्रपति की, मुझे लगता है कि उसकी पालना भी अब हो पाएगी और उसकी पालना सरकार करे। इसके लिए राष्ट्रपति अपनी तरफ से कहीं ना कहीं दबाव डालने की भी कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और अब इस वक्त जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, संसद भवन से बाहर निकलते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनके साथ प्रणब मुखर्जी की भी, यानी कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की भी मौजूदगी है। और यहां पर तो ये सीधी तस्वीरें, नए राष्ट्रपति को सलामी दी गई और यहां पर देखिए रामनाथ कोविंद एक बार फिर से पीछे की तरफ मुड़ते हैं और यहां पर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए जस्टिस JS खेहर से वो मुलाकात करते हुए, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, उनके ठीक बगल में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, सभी से मिलते हुए। और अब देखिए जो सीट है इस गाड़ी की, उसमें अदला बदली हो गई है, यानी कि जहां पर संसद भवन आते वक्त रामनाथ कोविंद बैठे थे, वहां पर प्रणब मुखर्जी अब बैठेंगे, जबकि प्रणब मुखर्जी जहां पर बैठे हुए थे वहां पर अब रामनाथ कोविंद बैठेंगे। कंचनदा, इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे? ये एक नए अध्याय की शुरुआत है, एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है राजनीति में भी, और राष्ट्रपति भवन के इतिहास में भी। देखिए, ये एक बहुत बड़ी चेंज ओवर है, ये ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो रूलिंग पार्टी है आज के दिन में भाजपा के साथ जुड़े हुए किसी का इस पद तक पहुंचना, ये भारत के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा चेंज है। शायद आज से 3 साल पहले, 5 साल पहले भी किसी ने नहीं सोचा था कि इस प्रकार का एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। दूसरी बात जो है कि अब आगे चल के अगले 5 साल में यह देखना होगा क्या राष्ट्रपति भवन का जो इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस है वो इंडिपेंडेंस बना रहेगा,
या उस इंडिपेंडेंस पर भी कुछ सवालात आएंगे? क्योंकि अगर राष्ट्रपति और सरकार एक ही कहने के लिए तो राष्ट्रपति अब दल से ऊपर कोई पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर है, लेकिन क्या वो सही में अपने काम में, अपने सोच में ये इस डिफरेंस को रख पाएंगे या वो भारत सरकार का ही एक एक्सटेंशन बन जाएंगे? तीसरी बात जो है कि मैं फिर से दोहराऊंगा कि दुनिया बदल गई है, देश बदल गया है और शायद समय आ गया है कि हम ये जो इतने सारे जो ट्रेडिशंस हैं इनके बारे में फिर से सोचें। स्मार्ट कंट्री शुड बात करेंगे, लेकिन जब तक इस तरह की तस्वीरें बनी हुई हैं तब तक जाहिर तौर पर सवा अरब की आबादी वाले हिंदुस्तान को ये गौरवान्वित करती हैं। लौटूंगी कंचन दा मैं आपके पास, लेकिन जयंत आपसे मैं जानना चाहूंगी, जो तस्वीरें हमने देखी, सबसे पहले राष्ट्रपति का काफिला वहां से निकला, अब उपराष्ट्रपति वहां से निकलते हुए, ये भी सालों से इसी तरह से होता हुआ चला आ रहा है। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से जो बातें कही गई हैं उनमें दो बड़ी बातें आपको क्या नजर आई? देखिए, पहली बात है जो कंचन जी ने भी बताया, मैं उसी को दोहराऊं कि पहली बार भाजपा के मेजॉरिटी, एनडीए नहीं भाजपा के मेजॉरिटी मिला है और उसके कारण भाजपा के प्रत्याशी और जो स्पीच में दीनदयाल जी के जिक्र कर रहे हैं और जय श्री राम नारा भी है, तो आज के दिन में जो संघ परिवार है, जो अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी है भाजपा की, वो बहुत खुश है कि पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में जो संघ के साथ जुड़े हुए प्रत्याशी राष्ट्रपति बने हैं। और भाषण में राष्ट्रपति जी एक अखंड भारत की जो छवि है उसको जिक्र किया और ये संदेश देने की कोशिश किया कि आम जनता, आम नागरिक भारत निर्माण जो है उसमें एलिटिस्ट अप्रोच के जगह मतलब रूलिंग रेजिम निर्माण करते हैं, ये गलतफहमी है। एक्चुअली वो तो गवर्नेंस है लेकिन बनाते हैं सरकार नहीं, भारत का निर्माण आम जनता से होती है। तो ये संदेश भी बहुत महत्वपूर्ण है आज के दिन में। पहली भाषण उन्होंने जिक्र भी किया है राष्ट्र निर्माण में किन किन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है, वो उसका जिक्र भी करते हुए नजर आए। नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की गाड़ियों का ये काफिला जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भव्यता, ये खास तस्वीरें जो 5 साल में एक बार देखने को मिलती हैं, जब राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद इस तरह से कोई व्यक्ति रुख करता है राष्ट्रपति भवन का। बेहद दिलचस्प, महत्वपूर्ण ये तस्वीरें जो सालों से हमारी परंपरा का हिस्सा रही हैं। लेकिन अब मैं आ जाती हूं एक बार, जो भावनात्मक इमोशनल बातें रामनाथ कोविंद की ओर से आज की गई हैं, इसके पहले भी हमने देखा था राजकिशोर, जब वो जीतकर मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने बार बार इस बात का जिक्र किया कि कैसे फूस के घर में वो रहते थे, जब बारिश होती थी तो एक कोने में अपने भाई बहनों के साथ वो खड़े हो जाते और पानी के खत्म होने का यानी कि बारिश रुकने का इंतजार करते थे। तो जब एक राष्ट्रपति इस तरह की बातें करता है तो वो समाज के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति को अपने साथ जोड़ता है, इसका मैसेज क्या वहां तक पहुंच गया होगा? निश्चित तौर पर चित्रा, जब देखिए कि इस पारिवारिक और गरीबी से निकला हुआ व्यक्ति, इस पृष्ठभूमि से निकला हुआ व्यक्ति जब देश के संवैधानिक सर्वोच्च पद पर जाता है तो 125 करोड़ लोगों के बीच में एक संदेश जाता है कि नहीं कोई भी कहीं पर भी पहुंच सकता है जो बात कही जाती है। तो निश्चित तौर पर जब देश का प्रथम नागरिक अपने इस पूर्व बैकग्राउंड के बाद इस तरीके से आकर जब बात करता है तो सब में एक उम्मीद और आशा की किरण जगती है और यह भी एक लोकतंत्र की खूबसूरती और ताकत दिखाता है कि कैसे कोई भी कहीं तक पहुंच सकता है। और रामनाथ कोविंद का ये मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उनके बारे में ये बातें पता ना हो। परोख में जिस तरीके से वो रहते थे, और आप याद करिए कि एक त्रासदी हुई, फूस के घर में आग लग जाती है, उनकी मां की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद 5 साल का बालक बिना मां के रहता है, वो बसता है, पढ़ता है। तो इस बैकग्राउंड से निकला हुआ आदमी, उसने सबसे पहले काम किया कि परोख में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया और वहां पर स्कूल और विद्यालय खुलाने के साथ साथ वहां से बच्चों को बाहर भेजना। तो अगर आप देखेंगे तो कानपुर देहात में जो शिक्षा का स्तर है, परोख गांव में शिक्षा का स्तर थोड़ा बेहतर है, वहां के लोगों ने बाहर जाकर शिक्षा ली है। तो जब इस तरीके का व्यक्ति यहां पर जाता है तो वाकई वो आखिरी व्यक्ति के बारे में सोचेगा, ऐसी अपेक्षा और उम्मीद हम कर सकते हैं। और बिल्कुल उसी तरह का भाषण भी आज जब देश के नाम संबोधन दिया
नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उसका वो बार बार जिक्र करते हुए गरीबों का जिक्र किया, समाज के आखिरी छोर पर खड़े मजदूरों का वो जिक्र करते हुए, महिलाओं का जिक्र करते हुए नजर आए। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अब सीधे राष्ट्रपति भवन की ओर रुख करता हुआ महामहिम रामनाथ कोविंद का ये काफिला। इस वक्त का मौसम दिल्ली में आप देख पा रहे हैं, बारिश हुई है जिसके बाद सड़कें वहां पर धुली हुई हैं और बेहद दिलचस्प खूबसूरत ये नजारा जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम देख रहे हैं। विजय विद्रोही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, मैं आपसे जानना चाहूंगी वही बात जो मैंने राजकिशोर से पूछी, जब रामनाथ कोविंद के मुंह से उन लोगों की बात होती है जिनका जिक्र शायद ही कभी होता हो या जिन तक पहुंचने की कोशिश भी हमने देखा है सिर्फ भाषण के जरिए होती है, लेकिन सरकारें उस रूप में वास्तव में नहीं करती हैं। आज जब एक दलित समाज का व्यक्ति इतने बड़े पद पर जाता है, एक बहुत पिछड़े छोटे से गांव परौंक गांव का व्यक्ति जब राष्ट्रपति बनता है, तो जो बाकी के लोग हैं उनके अंदर भी एक उम्मीद जगती है। इस रूप में भी क्या इसे देखा जाए? जी हाँ, जगती। और ये पहले दलित राष्ट्रपति नहीं है, दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं। जब पहले दलित राष्ट्रपति ने शपथ ली थी तब भी शायद इसी तरह की बातें कही गई होंगी, और उस वक्त बीजेपी ने समर्थन भी किया था KR नारायणन का 1997। जी हाँ, लेकिन उसके बाद दलितों की स्थिति कितनी सुधरी है इस देश में, कितनी बदतर हुई है, आप सब जानते हैं। तो कुल मिलाकर किसी पॉलिटिकल पार्टी विशेष का अपना दलित का जो एजेंडा है उसको कहीं ना कहीं एक परसेप्शन के हिसाब से, एक छवि के हिसाब से बदलने की हो सकता कोशिश हो सकती हो, लेकिन वास्तविक अर्थों में किसी दलित का किसी ऊंचे पद पर पहुंच जाने से उस दलित समाज में सुधार कितना हुआ है? मायावती इतनी बार मुख्यमंत्री रही, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? या कोई नई नीति भी वो लाने में कामयाब हुई या उसे आगे बढ़ाने में कामयाब हुई? इसमें संदेह है। कहीं ना कहीं अपनी राजनीति की रोटियां सेकने में शायद लोग संवैधानिक पदों का भी इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है चित्रा, इसमें थोड़ा सा मैं जोड़ना चाहूंगा, संशोधन करना चाहूंगा। राजनीति ही सही, राजनीतिक लक्ष्य ही सही, लेकिन कम से कम उस समाज, उस तबके के बारे में जब सोचा जाता है। मायावती का जब आपने जिक्र किया तो निश्चित तौर पर मायावती जब वहां पर मुख्यमंत्री बनती हैं तो उनके समाज में, उस तबके में एक गौरव की अनुभूति आती है और एक असर्टिव समाज आता है। आप राजकिशोर, अपनी बात आप पूरी करें। ये चूंकि बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें, चूंकि बारिश भी हुई है दिल्ली में, हम देख पा रहे हैं, और उसके बाद राष्ट्रपति भवन वापस लौटते हुए, और ये पहली बार राष्ट्रपति के रूप में अब उनकी एंट्री होने जा रही है रामनाथ कोविंद की। आप देखिए, जो कैमरा वहां पर लगा हुआ है उसमें भी बारिश की बूंदें लगी हुई हैं, जिसके बाद ये तस्वीरें और ज्यादा खास इस वक्त हमें नजर आ रही हैं। राजकिशोर, अपनी बात तौर पर इस समय जो है इंद्र देवता भी उनका इस्तकबाल कर रहे हैं राष्ट्रपति भवन में, ऐसा प्रतीत हो रहा। जो बात विजय जी कह रहे थे बिल्कुल ठीक है, इसके पीछे राजनीतिक मंतव्य है, लेकिन मुझे लगता है कि जब इस तरीके की राजनीति होती तो समाज के लिए कम से कम उससे कोई गलत संदेश नहीं जाता है। अगर आप किसी पिछड़े तबके से, और एक बात देखनी पड़ेगी, रामनाथ कोविंद न सिर्फ दलित हैं बल्कि उनका जीवन पूरा संघर्ष से भरा रहा है। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बीच में शिक्षा ग्रहण की, शिक्षा की अलग जगाई, और उनका लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। उसके बाद वो वहां पर लाए, ऐसे ही उठाकर किसी को रख दिया गया हो, ऐसा नहीं लगता है। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी राजनीति है, इसका सम्मान किया। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि प्रतीकों की राजनीति है, ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन उसके बाद चीजें भी वास्तव में धरातल पर बदलनी चाहिए। जी, तब भी चीजें बदलनी चाहिए थी, जो नहीं बदली गई। विजय, ये कहना कि आज के दिन दलित समाज में कोई बदलाव नहीं हुआ है, मुझे लगता है वो सरासर गलत होगा कहना कि कोई बदलाव नहीं आया है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हुआ है, सोशल एम्पावरमेंट हुआ है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हुआ है। क्या पूरा बदल गया है? नहीं, पूरा नहीं बदला है। और ये जो हम लोग सिंबोलिज्म की बात करते हैं, हमारी जो एक कल्चरल मिलियू है, हमारे देश की जो कल्चर है, वहां पर सिंबल्स की बहुत वैल्यू होती है कि एक प्रतीक हो, प्रतीक आखिर हम लोग पूजा भी तो प्रतीक की ही करते हैं। तो ये प्रतीक का यहाँ पर एक बहुत बड़ा वैल्यू है, और इस तरीके से जो ये बार बार अगर हम लोग प्रमोट करें और बार बार उनको अगर मेन स्ट्रीम की ओर ले आए, पॉलिटिकल मेन स्ट्रीमिंग करें, सोशल मेन स्ट्रीमिंग करें, इकोनॉमिक मेन स्ट्रीमिंग करें, तो इसमें समाज में बदलाव आता है। ये इनएविटेबल है ये प्रोसेस। और अगर ये ना करके अगर हम लोग उनको छोड़ दें तो क्या बंदूक के नल से बदलाव लाएंगे? वो तो गलत रास्ता है, ये तो सही रास्ता है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं धीरे धीरे करके राष्ट्रपति का जो काफिला है महामहिम रामनाथ कोविंद का, वो राष्ट्रपति भवन के अंदर कुछ ही देर में प्रवेश कर जाएगा। और यहाँ पर इन तस्वीरों को देखकर, चूंकि एक बहुत बड़ा सा काफिला और पूरे तामझाम के साथ, अगर इन शब्दों का मैं इस्तेमाल करूं, क्योंकि सालों से ऐसा चला आ रहा है, बिल्कुल उसी के साथ नए राष्ट्रपति भवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। लेकिन
बिल्हौर के पूर्व सांसद श्याम बिहारी मिश्र की एक बात मुझे याद आ रही है, राजकिशोर आप करेक्ट कीजिएगा मुझे। उन्होंने कहा था कि जब वो लोकसभा सांसद थे और उनको पहली बार राज्यसभा के लिए चुना गया था तो ये उनके साथ गाड़ी में बैठने में बहुत संकोच करते थे। तो श्याम बिहारी मिश्र ने उनसे कहा कि नहीं आप हमारे साथ मेरे बगल में ही बिल्कुल बैठकर चला कीजिए। तो इस तरह का बिल्कुल सादा, बिल्कुल सिंपल रहे हैं रामनाथ कोविंद, और शायद यही वजह रही कि उनके सादा जीवन, उच्च विचार को देखते हुए इस पद तक वो पहुंच पाए। जी, दरअसल जिस समय रामनाथ कोविंद जी का राजनीतिक जीवन शुरू हुआ उस समय तक श्याम बिहारी मिश्रा बड़े नेता होते थे, सांसद होते थे, साथ साथ में व्यापार मंडल के वो बड़े नेता के तौर पे वहां स्थापित थे और वो कानपुर देहात उसी क्षेत्र के भी आसपास रहने वाले थे, तो उनका रसूख भी था। और देखा जाए तो जिन 3-4 लोगों का कोविंद जी के जीवन में बहुत राजनीतिक तौर पर बहुत अहम स्थान रहा, उसमें ईश्वर चंद्र गुप्त थे कानपुर से, वो भी राज्यसभा में सांसद थे, और श्याम बिहारी मिश्र थे। तो इसलिए वो हमेशा कोई भी हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कोई भी हो, उसको पूरा सम्मान देते थे। और सिर्फ श्याम बिहारी मिश्र जी की बात नहीं है, अगर उनके क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति पहुंचा है, जैसे अभी वो राष्ट्रपति के लिए नामित हुए तो बिहार सदन में जब वो बिहार भवन में रुके हुए थे तो उन्होंने किसी को निराश नहीं किया, वो लगातार सबसे मिलते रहे और उनको पूरी तवज्जो दी, और नाम लेकर उनका बुलाते तो लोगों को भी खुशी होती थी कि उनके बीच का एक व्यक्ति वहां पहुंचा है। ये तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं, देखिए, और यहाँ पर वो चीजें जो पहले हुई थी प्रणब मुखर्जी के साथ, अब चीजें थोड़ी बदल गई हैं। पहले प्रणब मुखर्जी गाड़ी से उतरते हैं और उसके बाद रामनाथ कोविंद महामहिम वो उतरते हैं, और अब यहां पर एक बार फिर से राष्ट्रीय सलामी, राष्ट्रीय सैल्यूट उन्हें दिया जाएगा। राष्ट्रपति भवन से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि वहां पर बारिश भी हो रही है। चाइना President Kovind taking this to संसद भवन। राष्ट्रपति भवन की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब प्रवेश करने जा रहे हैं नए महामहिम रामनाथ कोविंद। ऐसा लग रहा है कुछ तब्दीलियां हुई हैं उन्हें वहां पर राष्ट्रपति भवन के बाहर ही आपने देखा किस तरह से राष्ट्रीय सैल्यूट दे दिया गया और वापस वो अपनी गाड़ी में बैठते हैं। और अब ऐसा लग रहा है, तस्वीरों को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं इस वक्त कि वो प्रणब मुखर्जी को उनके नए आवास 10 राजाजी मार्ग पर छोड़ने जाएंगे। जन घोषाल हमारे साथ बने हुए हैं। जनदा, इसका अब चूंकि दोनों ही गाड़ी में बैठ गए हैं, तो क्या ये माना जाए कि प्रणब दा को उनके नए आवास में छोड़ने के लिए नए महामहिम निकल रहे हैं? हाँ, देखिए, ये भी एक परंपरा के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब लास्ट टाइम भी ऐसी हुई थी, और प्रणब बाबू भी आज से नए मकान में मतलब रहेंगे और उनके लिए काफी प्रिपरेशन होती है। और राष्ट्रपति भवन से अपने जो किताबें और हर मतलब सामान जो है वो ऑलरेडी शिफ्टेड हो गया है, और वो जो राजाजी मार्ग के जो घर वो अभी तैयार है, मतलब इट इज रेडी फॉर द न्यू जो अतिथि है। और प्रणब बाबू को वहां सी ऑफ करके फिर आज से कोविंद जी रहेंगे राष्ट्रपति भवन। बिल्कुल, तस्वीरें जो हमने देखी, ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति भवन के अंदर प्रवेश किया है। थोड़ी देर में ये भी साफ हो जाएगा कि हमारे जो नए महामहिम हैं वो कहां जा रहे हैं। उनकी गाड़ी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जो चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन बात जिस प्रतीकों की राजनीति की यहाँ पर हो रही थी, जिसका जिक्र राजकिशोर, विजय विद्रोही ये सब कर रहे थे, एक इतिहास की एक बात मुझे याद आती है और उस पर मैं चाहूंगी विजय आपकी टिप्पणी। KR नारायणन को 9,56,000 वोट मिले थे जब उन्होंने 1997 में जीत दर्ज की थी। न्यायपालिका के सामने ऐसे सवाल उन्होंने उठाए जिसको लेकर बहुत समय तक चुप्पी थी। 1998 में जजों की नियुक्ति की फाइल पर ऑन रिकॉर्ड उन्होंने टिप्पणी की थी और यह कहा था कि अनुसूचित जाति जनजाति का योग्य उम्मीदवार होते हुए भी न्यायपालिका में उनका प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ प्रतीकों की ही राजनीति होती है, उसके बाद चीजें बदलती भी हैं। विजय।
हाँ, बदलती हैं। मैंने कब कहा चीजें नहीं बदलती। अगर नहीं बदला होता तो देश 1947 में जब आजाद हुआ था वहीं का वहीं खड़ा होता। देश बहुत आगे गया है और चीजें बदलती हैं। मैं तो कह रहा, मेरा कहने का मतलब ये था कि कई बार प्रतीकों की राजनीति में ही हम उलझ कर रह जाते हैं और वास्तविक अर्थों में किसी दलित समाज है या दूसरा समाज है उसे आगे बढ़ाने की उतनी योजनाओं को का क्रियान्वयन नहीं हो पाता है जितना की उम्मीद की जाती है। भवन में नए महामहिम पहुंच चुके हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम देख रहे हैं। और देखिए, प्रणब मुखर्जी बार बार उनसे आग्रह करते हुए कि आप आगे चले, मैं आपके पीछे हूं। और अब शायद देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद की मर्यादा भी यही कहती है कि सभी लोग उनके पीछे रहें और जो महामहिम हैं, जो देश के राष्ट्रपति हैं, वो आगे रहें। और वही तस्वीरें हमने टीवी स्क्रीन पर देखी। वजह अपनी बात पूरी करें आप। हाँ, तो प्रतीकों की राजनीति की बात हो रही थी, तो मेरा ये कहना, मैं यही कह रहा था कि चीजें बदलती हैं लेकिन उतनी तेजी से शायद अब और जितनी समाज का ये वर्ग उम्मीद करता है उतनी नहीं बदलती और उसको लेकर राजनीति शायद ज्यादा होती है। उसको लेकर राजनीति शायद ज्यादा होती है। ये भी बात आपकी सही है कि बहुत धीरे धीरे चीजें बदलती हैं, क्योंकि जिस बात का मैंने जिक्र किया, KR नारायणन ने जो सवाल उठाए थे, 8 सालों के बाद 2006 में KG बालाकृष्णन देश के पहले दलित न्यायाधीश बनते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं। नए महामहिम रामनाथ कोविंद इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं उस सोफे पर बैठे हुए जहां पर अब से थोड़ी ही देर पहले प्रणब मुखर्जी बैठे हुए थे और जिस जगह पर रामनाथ कोविंद बैठे हुए थे वहां पर इस वक्त प्रणब मुखर्जी बैठे हुए हैं। तो ये भी अपने आप में बेहद दिलचस्प, क्योंकि देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद और देश के प्रथम नागरिक के तौर पर उन्होंने पद की शपथ ली है। इस वजह से जो चीजें हैं वो पूरी तरह से बदली हुई, और अब उन्हीं बदली हुई तस्वीरों के साथ हमको रामनाथ कोविंद महामहिम दिखाई भी दे रहे हैं इस वक्त। और ये राष्ट्रपति भवन के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर जो इस वक्त आप कॉरिडोर्स को देख पा रहे हैं। गार्डन्स, मुगल गार्डन जो कि अपने आप में काफी ज्यादा फेमस, वहां पर पर्यटक भी पहुंचते हैं और इस लिहाज से राष्ट्रपति भवन भी काफी ज्यादा खास हो जाता है। विजय, आपने अपनी बात रखी। जयंत घोषाल जी, आपको मैंने बीच में रोका था। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अगर इस पर भी आप अपनी टिप्पणी कर पाएं। राष्ट्रपति भवन जो सभी को आकर्षित करता है, सभी ये भी चाहते हैं कि एक बार राष्ट्रपति भवन का जाके हम दीदार कर ले। वहां पर रामनाथ कोविंद का पहुंचना किस तरह से इसको देखिए, अभी आप जिक्र कर रहे थे जहां कोविंद जी अभी बैठे थे, जो वो स्टडी है, और उसी रूम में बाबू राजेंद्र प्रसाद भी बैठते थे। और जो चेयर कोविंद जी बैठे थे वो राष्ट्रपति जी के चेयर है। और ये मुझे, जैसे कांचन कहते हैं, कभी कभी मैं भी सोचता हूं कि ज्यादा जो परंपरा है, हम लोग शायद हमारे भारतीय नागरिक चाहते हैं, ये परंपरा को पसंद करते हैं। देखिए, हर चीज में, मतलब जब हम राष्ट्रपति के कमरे में भी कोई अगर अतिथि जाते हैं तो पहले एडीसी जाते हैं और जाके उनके नाम जोर से पुकारते हैं, और उसके बाद वो आप यू कैन नॉट टच, आप राष्ट्रपति को स्पर्श नहीं कर सकते हैं जी। और वो जो प्रोटोकॉल है वो रात 9:30 बजे तक जब एडीसी रहते हैं तब तक ये प्रोटोकॉल जारी रहता है। तो उसके बाद मतलब राष्ट्रपति जी एक प्राइवेट पर्सन बनता है। मतलब ये जो बहुत लेयर